Hello, my dear juniors. I hope you all are doing good. So, in yesterday lecture, we will discuss about the mechanism of freezing, and we will discuss a small talk about how the liquid change into a gas. So, in today's lecture, we will discuss about boiling point, and date and heat of vaporization. I hope आपने कल का लेक्चर अच्छे से देखा होगा, और अगर नहीं देखा हो तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा. सो हमने कल देखा था कि अगर हम लिक्विड्स के पार्टिकल्स को एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपका काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है एंड वो गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाते हैं. अब हमने क्या किया, लिक्विड के पार्टिकल्स को बॉईल किया, यानी कि उसे बॉइलिंग दी. बॉइलिंग, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग, हाउ कैन यू डिफाइन द बॉइलिंग, सो यू कैन डिफाइन दैट it is a phenomenon. It is a phenomenon in which liquid acquire enough energy to change into a gaseous state. यानी कि बॉइलिंग एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें लिक्विड इतनी एनर्जी एक्वायर करता है कि वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए. ये क्या होता है, एक बल्क फिनोमिना होता है. इसका मतलब ये है कि हमें लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो इसे उसे हमें लगातार हीट एनर्जी देनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि अगर हमने मैच स्टिक जलाई और बड़े से स्टोव पे वाटर को डाल दिया 5 ml या 10 ml, और यू कैन से 100 ml वाटर को डाल दिया, वो मैच स्टिक जो है कुछ विद इन 5 और 10 सेकेंड्स और विद इन 1 मिनट वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देगी. हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूअसली हीट करना पड़ेगा, तभी वाटर के पार्टिकल्स जो होंगे उनके पास इतनी एनर्जी आएगी कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए. जी, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं. अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. इस तरीके से अपने लेवल पे वाइब्रेट कर रहे थे. हमने क्या किया, हमने इन्हें हीट एनर्जी दी, ठीक है, इन्हें बॉईल किया. बॉईल करने से क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स थे अपने अपनी जगह पे क्या करने लगे, और तेजी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया. वाइब्रेट करने की वजह से क्या हुआ, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया. लेकिन कब, जब हमने इन्हें लगातार हीट एनर्जी दी तब. आफ्टर देन जब इनके बीच में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये क्या हो गई, फ्रीली मूव करने लगे. जस्ट लाइक एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ है. तो बॉइलिंग क्या है, ये एक बल्क फिनोमिना है, यानी कि इसमें हमें कंटिन्यूअसली इसे हीट देनी ही पड़ेगी. अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट. जिस तरीके से हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था उसी तरीके से पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज अ टेम्परेचर at which liquid start boiling at 1 atmospheric pressure is known as boiling point of the liquid. वो टेम्परेचर, यानी कि इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि इट इज अ टेम्परेचर at which liquid starts boiling at 1 atmospheric pressure and convert into gaseous state. इसका मतलब ये है कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड क्या कहते हैं, लिक्विड जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाए और वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, आपका बॉइलिंग पॉइंट. अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता है. जैसे कि वाटर का अलग होगा, अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का अलग होगा, हनी की बात करें तो उसका भी अलग होगा. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है. जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर को हम कितना बॉईल करें कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाए. आई होप आपको जानते होंगे, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, मे बी 7-8 क्लास में पढ़ा दिया जाता है. तो अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं. कि जो वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस. यानी कि अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करें देन इट स्टार्ट कन्वर्ट इनटू अ गैस. अब जितने भी लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है. नेक्स्ट टॉपिक ये था, नेक्स्ट पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट से हम एक चीज और मेजर कर सकते हैं, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब जिसका जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा. यानी कि मान लो हमारे पास 3 फ्रेंड्स हैं, हमारे पास क्या है,
3 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। ये एक ग्रुप है 3 फ्रेंड्स का, हमने दूसरा ग्रुप लिया 3 फ्रेंड्स का, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। हमने क्या किया, दोनों को बॉईल किया, दोनों को हमने सेम बॉइलिंग दी। मान लो इसे 100 डिग्री सेल्सियस दिया, इसे भी 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों को सेम टेम्परेचर दिया। अब इनमें इसमें क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे आकर के ये इनके जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो क्या होगा, टूटना स्टार्ट हो गया। इससे हमें क्या पता, और इसमें क्या हुआ, इसमें ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आकर के इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिसका जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और यू कैन से जिसका जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका उतना ज्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी कि 3 फ्रेंड्स हैं, तीनों के बीच में अगर बहुत अच्छी ज्यादा बॉन्डिंग है, आप उनकी बॉन्डिंग्स को इतना इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर 3 फ्रेंड्स हैं जो सामने से दिखाई दे रहे हैं कि हाँ भाई इनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन इंटरनली उनके बीच में क्या हो रही है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो इजीली आप उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में जो बॉन्डिंग है आप इजीली क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो ये क्या करेंगे, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाएंगे, और ये क्या हो रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं हो रहे, ये क्या हो रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल नहीं हो रहे। ये आप इस तरीके से लिख लो, बॉईल, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बॉईल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं बॉईल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर ये बॉईल हो रहे हैं तो इनके बीच, अगर ये बॉईल नहीं हो रहे, इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं हो रहे। इनको इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए मुझे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि और ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन भाई इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। वही एक लिक्विड है, मान लो एक एल्कोहल है, एल्कोहल के भी मैंने 3 पार्टिकल्स लिए, एल्कोहल भी एक लिक्विड है, ठीक है। इसको मैंने दिया 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या होगा, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। किससे कम है, वाटर से भी कम है। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, ये यूज होता है टू मेजर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट से हम क्या मेजर कर सकते हैं कि भाई लिक्विड जो हमें मिला है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। मान लो अगर आप लैब गए, लैब में आपको आपके टीचर ने एक कंटेनर में वाटर, एक कंटेनर में अल्कोहल और एक कंटेनर में मान लो हनी दे दिया, और आपको पता नहीं है, आपको बताया नहीं, फॉर एग्जाम्पल का आपको पता ही नहीं है कि 3 लिक्विड्स कैसे हैं। आपसे कहते हैं कि पता लगाइए कि इन लिक्विड्स के बारे में कि इनमें से अल्कोहल कौन सा है, लिक्विड कौन सा है और हनी कौन सा है। लेकिन आपको क्या था, आपको बॉइलिंग पॉइंट पता था तीनों का, आपको घर से याद करके गए थे तीनों के बॉइलिंग पॉइंट अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के। आपने क्या किया, बॉइल करना स्टार्ट किया, तीनों को सेम टेम्परेचर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जो अल्कोहल अब जो अल्कोहल है वो क्या होगा, पहले बॉईल हो जाएगा। इससे आपको पता चल गया कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम था, तो वो क्या हुआ, पहले बॉईल हो गया। वही वाटर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे आकर के बॉईल होगा। एंड जो लास्ट था हनी, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आकर क्या हुआ, बॉईल नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उनका जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो एक लास्ट पॉइंट है, हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। शायद आपको ये लास्ट वाली लाइन दिखाई नहीं दे रही होगी, सो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, higher is the
force of attraction between constituent particles, यानी कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो यू कैन राइट इट। मैं एक बार और समझा देता हूँ कि बॉइलिंग क्या होता है। बॉइलिंग इट इज अ फिनोमेना, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लिक्विड इतनी एनर्जी एक्वायर करता है कि वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए। बॉइलिंग क्या है, एक तरह का बल्ब फिनोमेना है। बल्ब से हमें क्या पता चलता है कि इसको हमें कंटिन्यूअस हीटिंग देनी पड़ेगी। बल्ब मतलब बहुत ज्यादा होता है ना, कोई चीज बल्क में आ रही है, बल्क में पैसे आ रहे हैं, बल्क में अनाज आ रहा है, इट मीन्स क्या है, बल्क। बॉइलिंग क्या है, एक तरह का बल्क फिनोमेना है, जिसका मतलब क्या है कि हमें इसे कंटिन्यूअस एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब हमें जो है क्या, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है कि हमारे वातावरण का जो प्रेशर है, उस प्रेशर में उस प्रेशर में अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए और वो गैसेस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा तो होता नहीं है, अगर आप किचन में गए, किचन में जाके आपने स्टोव पे वाटर रखा या मिल्क रखा, आपने गैस जलाई, गैस जलाते ही क्या पूरा का पूरा पानी एवोपरेट हो गया या पूरा का पूरा मिल्क एवोपरेट हो गया। कुछ टाइम चाहिए होता है, कुछ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, से डिपेंड्स कि आपने कितनी फ्लेमिंग करी है। ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे फ्लेमिंग हो रही है या कम फ्लेमिंग पे रखा है वाटर। ज्यादा फ्लेमिंग पे रखा है तो ज्यादा जल्दी बॉयल हो जाएगा, यानी कि तेजी से उसे हीट एनर्जी मिल रही है। कम फ्लेम पे रखा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड स्टार्ट बॉईल करना स्टार्ट करे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हर एक लिक्विड सब्सटेंस के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक चिंटू नाम का लड़का था, वो एक एक्सपेरिमेंट करने गया। एक्सपेरिमेंट में उसे 3 लिक्विड मिल गए। उसे लिक्विड के बारे में बस ये बताया गया था कि तीन तीन आपको कंटेनर्स दिए गए हैं, उसमें एक अल्कोहल है, एक वाटर है एंड एक हनी है। अब आप एक्सपेरिमेंटली पता लगाइए कि इनमें से कौन सा अल्कोहल है, लिक्विड है एंड कौन सा हनी है। अब उससे क्या था, वो घर से बॉइलिंग पॉइंट याद करके गया था। बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि हर एक का अलग अलग होता है, वाटर का जनरली हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसे इतना पता था कि जो अल्कोहल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम होगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। वहीं जो हनी है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वाटर से ज्यादा होगा। उसने क्या किया, तीनों को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना स्टार्ट किया। अब जो अल्कोहल था वो क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस से आने से पहले ही वो बॉयल हो गया। वही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आके बॉयल होना स्टार्ट हुआ एंड जो हनी था वो क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद भी बॉइलिंग हुआ। तो इससे इससे क्या पता चला कि जिसका जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उससे उसका उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लास्ट पॉइंट यही है, हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, हाई इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जितनी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में। सो आप लिख लीजिए आपकी।
आई होप आप लोगों ने अभी तक लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे आज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको याद हो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था, जिसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था आइस और वाटर का। एक कंटेनर में हमने आइस ली थी, उसको हमने एक कंटेनर में डाला था एंड उसको बॉईल करना स्टार्ट किया था। बॉईल करने पे क्या हुआ, आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई, लेकिन हमने देखा थर्मामीटर से कि वाटर और आइस का टेम्परेचर सेम था अप टू अ सर्टेन कंडीशन, जब तक कि पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गई। जैसे ही पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हुई, वाटर का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसी तरीके से क्या होता है लिक्विड और गैस के केस में भी होता है, उसमें भी लेटेंट हीट होती है। तो अगला टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट which is required to convert 1 unit mass of liquid substance into vapor at its boiling point without change its temperature। अब इसमें कहानी इस प्रकार है, एक लड़का था रोहन नाम का, वो एक्सपेरिमेंट करने गया। उसने क्या किया, एक कंटेनर में वाटर लिया, उसको बॉईल करना स्टार्ट किया। बॉईल करते करते उसने क्या किया, थर्मामीटर और रखा, उसने वाटर का टेम्परेचर नापा एंड जो वेपर्स बन रहे थे उसको क्या कहते हैं एक ट्यूब में लेकर के उसके वेपर्स को उसने इकट्ठा कर लिया, उसका टेम्परेचर नापा। उसने देखा कि वाटर और वेपर्स का टेम्परेचर सेम आ रहा था। अभी ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसमें ऐसे भी हो सकता है कि जो पूरी की पूरी जो हीट एनर्जी थी वो वाटर के पार्टिकल्स को उसके जो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में यूज हो रही थी। जैसे ही पूरा का पूरा वाटर वो स्टीम में कन्वर्ट होगा तो वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी का फोकस किस पे आएगा, स्टीम पे आएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है टू कन्वर्ट 1 unit mass of liquid substance into vapor। सो अभी हमने क्या पढ़ा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो क्या था, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 unit mass of a liquid at its boiling point into gaseous state without changes temperature। इस तरीके से हमने मेल्टिंग के केस में पढ़ा था कि that like melting the temperature does not change, the temperature does not change during boiling, although we give the continuous heat energy to the liquid. Therefore, the temperature remain constant until the whole liquid convert into a gaseous state। मेल्टिंग के केस में क्या था, बर्फ ली थी हमने एक कंटेनर में, उसको हमने बॉईल करना स्टार्ट किया था। हमने देखा थर्मामीटर डाल के कि भाई जो पूरी की पूरी बर्फ है जब तक कि पूरे वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गई तब तक बर्फ और वाटर का टेम्परेचर क्या था, वो सेम था 0 डिग्री सेल्सियस पे। सेम इन दैट केस
यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को हम बॉईल कर रहे हैं लगातार, लेकिन लिक्विड और स्टीम का टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं हो रहा, जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड किस में चेंज नहीं हो गया, गैसियस स्टेट में। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज इनिशियली व्हेन द लिक्विड इज हीटेड, द हीट सप्लाइड increases the kinetic energy of the molecules or particles of the liquid। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब हम हीट एनर्जी दे रहे थे वाटर को, जो हीट एनर्जी थी वाटर के पार्टिकल्स पे क्या कर रही थी, उसका काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो रही थी। पूरी हीट एनर्जी, उसका मेन फोकस था सबसे पहले उस वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, देन इन द सेकंड फोकस आया उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना। बट एट वंस द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो किसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, द हीट सप्लाई इज यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स। तो जो पूरी की पूरी हीट एनर्जी थी वो किसमें यूज हो गई, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। सबसे पहले हीट एनर्जी का फोकस क्या था, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं जो इस तरीके से है एक पास, उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। इस तरीके से अपने अपने पॉइंट पे वाइब्रेट कर रहे थे, उसके वाइब्रेशन को उन्होंने क्या किया, हीट एनर्जी ने इंक्रीज किया। वो इस तरीके से और ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर दिया 2x की स्पीड पे। आफ्टर दैट इनका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ गई। तो अब सेकंड फोकस क्या था, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको खत्म करना। एट लास्ट जब पूरा का पूरा लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, ठीक है, यानी कि स्टीम बनना स्टार्ट हो गई, तो हमने देखा कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी, सेम, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर भी सेम ही था। अब पूरे का पूरा वाटर स्टीम में चेंज हो गया। अब जो गैस थी उसका का पूरा फोकस किस पे आया, लिक्विड स्टीम पर। आप इस तरीके से देख सकते हो, दो बच्चे थे, एक का नाम था रोहन, दूसरा का नाम था सोहन। आप यहाँ पे देख सकते हो, दो बच्चे थे, एक का नाम था रोहन, सेकंड का नाम था सोहन। रोहन घर में बड़ा था, रोहन 10th में था, 10th मीन्स बोर्ड ईयर, ठीक है। सोहन 9th में था, जबकि दोनों की क्लास बहुत बड़ी बड़ी है। पूरे का पूरा फैमिली का फोकस किस पे था, रोहन पे। क्यों? क्योंकि 10th की मार्कशीट देखी जाती है, ठीक है। दूसरा, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छे मार्क्स आएंगे तो रिप्रेजेंटेशन ही अच्छी बननी शुरू हो जाएगी जब वो किसी जॉब में इंटरव्यू के लिए जाएगा। तो पूरे ईयर में पूरी फैमिली का फोकस किस पे आया, रोहन पे। आफ्टर ही पास द 10th क्लास, देन फैमिली का फोकस किस पे गया, सोहन पे। सेम इन दैट केस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के केस में क्या था, हीट एनर्जी का सबसे पहले मेन फोकस क्या था, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, आफ्टर दैट उनके बीच में क्या था, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करना। जब दोनों काम हो गए, हमने देखा कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी वो तब तक उस टाइम उस ड्यूरेशन तक क्या थी, सेम रही, एवरेज, नॉट पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, तीन लोग हैं, तीन फ्रेंड्स हैं, तीनों के मार्क्स लिखा, तीनों के मार्क्स अलग अलग आए, लेकिन जब हमने तीनों के मार्क्स को मिलाया, उनका एवरेज निकाला, तो क्या आया, सेम ही आया। इसी तरीके से इसका था, पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ। लेकिन जब हमने काइनेटिक एनर्जी को देखा, एवरेज पूरे के पूरे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का एक एवरेज निकाला, तो क्या आया, सेम आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर भी क्या था, सेम था। अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है, that why does steam at 100 degree Celsius cause more fever burn than water at 100 degree Celsius और we can say at the same temperature। यानी कि मान लीजिए हमारे पास स्टीम है और वाटर है, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। तो एक बच्चा था जिसका नाम था चिंटू, वो मोमोज खाने गया, स्टीम मोमोज। तो एक तरफ क्या रहा था, वाटर बॉईल हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, वहीं जाकर स्टीम मोमोज बनने थे। शॉपकीपर ने उसे क्या किया, उसको दूर रखने की कोशिश करी, लेकिन वो माना नहीं। फर्स्ट टाइम जब गया तो उसके ऊपर वाटर गिरा, ठीक है। सेकंड टाइम गया, भाई ढीठ बच्चा, वो मानता है नहीं, तो सेकंड टाइम गया, वो स्टीम मोमोज बन रहे थे, पूरी की पूरी स्टीम उसके ऊपर क्या हो गई, गिर गई। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई कौन सबसे ज्यादा बर्न करेगा, यानी कि सबसे ज्यादा चोट कौन पहुंचाएगा, स्टीम और वाटर।
तो इसका आंसर ये है कि जो स्टीम होती है उसके पास हीट कंटेंट ज्यादा होता है। क्यों? इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी आपने पढ़ा ना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? इट इज द amount of heat which is required to convert 1 unit mass of liquid substance into gaseous state at its boiling point without changes temperature। इसमें जो without changes temperature है वो important है। तो इसमें क्या हुआ, स्टीम जो थी 100 डिग्री सेल्सियस पे उसके पास हीट कंटेंट क्या था, ज्यादा था एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर जब स्टीम कांटेक्ट में आई स्किन के साथ तो इसने क्या किया, ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करी एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर एंड कॉज मोर सीवियर बर्न्स। मान लो एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है, दो ग्रुप्स है सॉरी हमारे पास। एक ग्रुप में जो 5 लोग हैं, इंडिविजुअल बहुत रिच है, वही एक दूसरा ग्रुप है, इसमें क्या है, मिडिल क्लास के लोग हैं। अब एक चीज है, मान लीजिए टाइटन की घड़ी है, ये 1 लाख की कोई घड़ी है, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं हम, 1 लाख की क्या है, वॉच है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को भेजा गया। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप ने क्या किया, उसके पास हर पार्टिकल्स के पास, यानी कि जो 5 लोग थे उनके पास इतने सक्षम थे कि हर एक इंसान इंडिविजुअली वो वॉच खरीद सकता है। लेकिन सेकंड ग्रुप क्या था, सेकंड ग्रुप ने क्या किया, मिलजुल के एक वॉच खरीदी। सेम इन दैट केस ऑफ स्टीम। स्टीम के केस में क्या था, स्टीम माने कि आपका गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के पास क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू द वाटर। तो काइनेटिक एनर्जी स्टीम के पास ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा सीवियर बन जाएंगे। क्यों? हर एक पार्टिकल के पास क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, हर एक पार्टिकल इतना सक्षम है कि वो ज्यादा अफेक्ट कर सकता है एज कंपेयर टू द वाटर। जितना 3 पार्टिकल्स मिला करके अफेक्ट करेंगे उतना स्टीम का एक पार्टिकल क्या कर देगा, आसानी से अफेक्ट कर देगा। सो इन दैट केस स्टीम कॉज मोर सीवियर बर्न एज कंपेयर टू वाटर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये आप अच्छे से आप लिख लीजिएगा एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके स्कूल्स एग्जाम या वाइवा वगैरह में अक्सर पूछ लिया जाता है, या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट ऑन मी एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कंडेंसेशन, अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कंडेंसेशन क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, एंड वी विल टॉक अबाउट आल्सो द इवेपोरेशन। सो आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक माय लेक्चर एंड कमेंट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। थैंक यू।